हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे और मैं आप लोग का केमिस्ट्री फैकल्टी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं फर्स्ट लेक्चर। किसका? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। पिछले तक मैंने आपको ओवरव्यू, टॉपिक वाइज सारी चीज बता दी थी अपन क्या क्या देखने वाले हैं, और आज से अपन चालू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है वो है नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर के नेचर से डिस्कस करने वाले हैं आज, और मैटर क्या होता है ये भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, मैटर जो चीज आई है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कब पढ़ चुके हैं? 8th में, 9th में, 10th में। तो सर फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? लेकिन जरूरत तो पड़ेगी ना सर। जब कभी कोई बढ़िया चीज समझनी है तो उसके लिए बेस तैयार होना चाहिए। अगर बेस तैयार नहीं होगा तो ऊपर वाली चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना चालू करते हैं अपन क्या अपना मैटर। मैटर क्या होता है ये अपन को देखना है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आप लोग से पूछूं कि मैटर क्या होता है, तो मैटर बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं खड़ा हूं, मैं भी मैटर हूं। ये मार्कर है या फिर ये अपने पास स्टाइलर है, ये भी आपका मैटर है। बोर्ड लगा, ये भी मैटर है। कैमरा है, ये भी मैटर है। जहां मैं हूं वो भी मैटर है। मतलब हर वो चीज दो दुनिया में एग्जिस्ट करती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? मैटर से। मैटर की दो बातें याद रखना, बस सिर्फ दो बातें, आपका काम हो जाएगा। मैटर हर वो चीज जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है। क्या होता है? मास। अब ये नहीं कि भारी होना चाहिए, 1 किलो होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, बस मास होना चाहिए। कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता। जो एक सुई आती है वो भी मैटर है, एक एरोप्लेन भी मैटर है। मास से फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है, बस मास होना चाहिए। और दूसरी बात, इस यूनिवर्स में उसने कुछ ना कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर रखा हो। मतलब उसने किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा हो और उसके पास मास है, तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे? मैटर नाम से। किस नाम से जानेंगे? मैटर नाम से। एक मिनट बस। चलिए, किस नाम से जानने वाले हैं अपन? मैटर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मैटर वो होता है जिसके पास खुद का मास हो और एक जगह को उसने ऑक्यूपाई कर रखा हो, उसको अपन क्या नाम देंगे? मैटर। देखिए बिल्कुल इजी सा है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको अपन क्या नाम देने वाले हैं? मैटर। और देखिए उसको ये भी है, फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस। मतलब उसको अपन सेंस भी कर पा रहे हैं, टच कर पाएंगे, है ना, फील कर पाएंगे, तो उसको अपन क्या नाम देंगे? मैटर देंगे। मेरे को नहीं लगता मैटर में आप लोग को इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। मैटर एक सिंपल सी चीज है, ठीक है। उसके बाद मैटर जो होता है सर, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? दो में। जैसे कि फिजिकल क्लासिफिकेशन या फिर केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, ये फिजिकल और केमिकल क्या है ये थोड़ा बताइए। तो पहले मैं फिजिकल पे आता हूं सर, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब मैं किसी भी मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करूं, मतलब देख के बता दूं कि ये मैटर की ये स्टेट होगी, ये मैटर की ये स्टेट होगी, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे उसको अपन? फिजिकल। फिजिकल में जब मैं बात करता हूं, तो 1 मिनट के लिए आप आ जाएं जरा, तो अपन देख लेते हैं कि जब मैं बात करूंगा फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो उसमें मेरे को कितने क्लासिफिकेशन मिलते हैं? 3। कितने क्लासिफिकेशन है? 3। कौन कौन से हैं? पहला सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। तो मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन पहले तो फिजिकली देख के पता चल जाए और ऑर्डिनरी कंडीशन पे, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर पे अगर आप देखें किसी को भी फिजिकली, तब जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि सॉलिड, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि गैस। अभी मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं ये स्टाइलर दिख रहा है। अभी अगर मैं देखूं तो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है सारी। अभी इसकी स्टेट क्या है? अभी आप बोलेंगे सर ये सॉलिड है। मेरी बॉटल में पानी रखा है, अभी उसकी स्टेट क्या है? लिक्विड है। अभी यहां पर गैस कैसी है? जो है वो किसके फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। मतलब उसकी स्टेट क्या है? गैस है। तो कहने का मतलब ये हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस को जब मैं फिजिकली चेक करके उसकी स्टेट बताऊंगा, तो वो कौन सी कंडीशन में होना चाहिए? ऑर्डिनरी कंडीशन में। किस में होना चाहिए? ऑर्डिनरी। क्योंकि सर आप खुद समझिए, अगर मैं ऑर्डिनरी को हटा के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन ले आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब मान लो टेम्परेचर बहुत आई, 100-150 सेल्सियस तक ले गया। कितना ले गया? 100-150। तो सर ये तो मेल्ट हो जाएगा, और अगर मेल्ट हो गया तो कौन सी स्टेट में चले जाएगा? लिक्विड में। समझ में आ रहा है? मतलब जो अभी सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। कैसे? कंडीशन चेंज करने से। इसीलिए तो हमेशा याद रखना, जब भी आप फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए अपनी?
ऑर्डिनरी कंडीशन। देखिए आ गया, इज इट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो ऑन टू द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ फोर्सेस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 वेज। कितने वेज में क्लासिफाई करा अपन ने? 3 वेज में। ठीक है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बस याद रखना है कि उसको अपन ने फिजिकली क्लासिफाई किया है किसको देख के बेटा? ऑर्डिनरी कंडीशन में। किसकी ऑर्डिनरी कंडीशन? टेम्परेचर और प्रेशर की। क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी कंडीशन हटा के कहां चले जाओगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या है कि फिर तो ये भी लिक्विड हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, फिर तो पानी जो है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन पे आपका गैस भी हो सकता है। तो पॉइंट समझ पा रहे हैं? अगर कंडीशन बदलेंगे तो आपकी स्टेट भी बदल जाएगी। क्लियर है? एक चीज अगर सॉलिड है और कंडीशन बदली तो वो लिक्विड हो जाएगी, और कंडीशन बदली तो वो गैस हो जाएगी। तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि आप उसको क्या नाम देंगे। तो भैया सिंपल सी बात है, आप जाइए किसमें? ऑर्डिनरी कंडीशन पे, और ऑर्डिनरी कंडीशन पे उसकी फिजिकल स्टेट चेक करिए, या तो वो सॉलिड मिलेगा, या तो आपको लिक्विड मिलेगा, या तो आपको गैस मिलेगा। इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए, ये बेस्ट एग्जांपल है। तीनों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास H2O है। क्या है तीनों? अगर H2O देखा जाए तो ये किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, जिसको अपन आइस कहते हैं। ये कौन से फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में, पानी। और ये कौन से फॉर्म में? वेपर्स फॉर्म में, जिसको अपन क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो एक ही सब्सटेंस 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, कंडीशन बदलनी पड़ेगी। ये नॉर्मल कंडीशन, ये थोड़ी सी आपने कंडीशन बढ़ा दी, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया, और ये आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो H2O तीनों में एग्जिस्ट कर गया, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि सर सॉलिड में कैसे सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मतलब सब्सटेंस के जो छोटे एटम, मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड में कैसे प्रेजेंट होते हैं, और गैस में कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा अपन को जानना पड़ेगा इसके अंदर। तो फिर मैंने कहा कि जब ये जानना है तो इसके लिए अपन को यूनिफाइड एक एक को देखना पड़ेगा। सॉलिड को देखना पड़ेगा, लिक्विड को देखना पड़ेगा, और गैसेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई कि मैटर को क्लासिफाई किया अपन ने पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन में। फिजिकली क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? बाय फिजिकली, देख के। और लेकिन देखने में भी कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी समझ गए ना? अभी बताया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए? ऑर्डिनरी। उस जगह पे आप जब देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आपको आसानी से मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए आगे थोड़ा सा देखें। चलिए, सबसे पहला आता है सर, ये देखिए सॉलिड। क्योंकि मैंने आपको 3 चीज बताई, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिन पे अपन को आज बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले आता है सर सॉलिड। सॉलिड में ये होता है कि मैं आपके सामने एक ये ले लिया, ये क्या है? वो सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिनसे वो पूरा का पूरा सॉलिड तैयार हुआ है, या आप ये बोलते पूरा मैटर तैयार हुआ है। इसको आप चाहते तो ऐसे गोल गोल भी बना सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा लिया है। चलिए, अब इसमें जो आपके पार्टिकल्स दिख रहे हैं वो सब पास पास हैं। कैसे हैं सर? बहुत पास पास। क्यों? क्योंकि ये 2 पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल दिखा आपको और ये वाला पार्टिकल दिखा, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। क्या है सर? स्ट्रॉन्ग है। सारे पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। मतलब सॉलिड के केसेस में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादा। अगर वो ज्यादा होंगे तो पार्टिकल्स पास पास में होंगे, और जब पार्टिकल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, अभी बड़े वर्ड ले रहा हूं, बाद में लेकिन आना ही पड़ेगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल है, पास पास होने की वजह से सब लोग एक साथ आ जाएंगे। पास पास क्यों है? क्योंकि उनका क्या ज्यादा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर ये फोर्सेस ज्यादा तो पार्टिकल पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो एकदम देखिए पास पास हो गए, पास आ गए तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसकी एक डिजायर्ड ज्योमेट्री हो सकती है, शेप हो सकता है। ठीक है, इनका वॉल्यूम भी कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है सर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, जिसके चलते इनका शेप भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी कैसा होता है? डेफिनेट होता है। यही आपको डेफिनेशन में भी दिखेगा। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट possessed डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। एग्जाम्पल भी देखो ना, ये दिख रहा है आयरन बार।
शेप देखिए बिल्कुल एकदम बार की तरह, एकदम वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। ये देखिए वुडन का शेप देखिए आपको, ये बढ़िया एकदम क्यूब टाइप का इधर से दिख रहा है, और ये पूरा लंबा जाएगा तो क्यूबाइड टाइप का दिखेगा। तो ये क्या है, सब शेप है। तो इसका डेफिनेट शेप भी होता है, डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं तो पार्टिकल्स एकदम कहां रहेंगे, पास में। और जब पार्टिकल पास में रहेंगे तो उनकी बीच की स्पेसेस बहुत कम हो जाएगी, और स्पेसेस कम हो गई तो आप लिख सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, पार्टिकल्स के बीच की जगह वो हो जाती है कम। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे कम। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। ये था किसकी बातें, सॉलिड की बातें, ठीक है। तो सॉलिड को आप जब भी क्लासिफाई करें तो बस इतना याद रखना, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस सबसे कम। एग्जांपल आपको दिख भी रहे हैं, शुगर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, वुड हो गया, एटसेट्रा। ये तो दो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू भी दिखा दिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, थोड़ा सा लिक्विड के ऊपर आते हैं। ये देखिए सेकंड क्या है अपना, लिक्विड। लिक्विड तो भाई हर आपको आधे घंटे 15 मिनट में पानी लगता ही है, तो वो जो वाटर होता है सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका लिक्विड का, ठीक है। अब उसमें क्या चीज होती है जरा देख लेते हैं। ये बॉटल दिख रही है सबको, बॉटल फुल भरी हुई है, और ये बॉटल होगी अपने 1 लीटर की। कितने की होगी, 1 लीटर की। अब मान लो ये बॉटल के पानी को मैंने इस टंकी में डाल दिया, ठीक है। ये बड़ी टंकी है, ये आपके शायद टेरेस वगैरह पे जो रहती है, इसका साइज सबसे छोटी वाली टंकी भी ले लूं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए, 500 लीटर, ठीक है। तो क्या मैंने इस 1 लीटर को इसमें डालूंगा तो क्या वो पानी 500 लीटर हो जाएगा? पहला क्वेश्चन, हो जाएगा क्या? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो, 1 लीटर पानी 500 लीटर में कैसे हो सकता है? मतलब ये बात कंफर्म है कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। पानी 1 लीटर था तो इस टंकी में भी क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। मतलब लिक्विड्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स। इतनी बात तो क्लियर है। दूसरी आ जाओ जरा, इधर जो शेप था क्या वही शेप इसके अंदर होगा? नहीं, ये 1 लीटर पानी ने अभी किसका शेप लिया हुआ था, बॉटल का। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इस टंकी में डाला होगा या इस मैंने बड़े से कंटेनर में डाला होगा तो उसने किसका शेप ले लिया होगा, इस कंटेनर का। किसका शेप ले लिया होगा, इस कंटेनर का। मतलब शेप फिक्स नहीं है। इधर पे शेप बॉटल का था, इधर शेप किसका हो गया बेटा, टंकी का। तो यह बात हमेशा याद रखनी है कि बॉटल का शेप कुछ और था और ये बड़े से कंटेनर का शेप कुछ और था। मतलब इनका शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। जरा आओ ऊपर देखो, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट possess अ डेफिनेट 1 लीटर बट नॉट अ डेफिनेट शेप। बॉटल का शेप इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर टंकी का शेप था और इसके अंदर काय का था, बॉटल का था। दे टेक अ शेप ऑफ अ वेसल इन विच दे आर प्लेस। जिसके अंदर डाल दोगे वैसा शेप ले लेगा। बॉटल में था तो बॉटल का शेप, इस वाले बड़े कंटेनर में था तो इसका शेप। तो लिक्विड में याद रखेंगे क्या होता है कि भैया आपका शेप फिक्स नहीं होता है। क्या फिक्स होता है आपका, वॉल्यूम। क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं तभी तो ये लिक्विड में, तभी तो इसका शेप फिक्स नहीं है। और दूर दूर क्यों है, मतलब अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था उसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स ऐसे हैं। देखिए उसके कितने पास पास थे और इसके दूर दूर है। मतलब इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, किसकी बात कर रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किससे कम है, सॉलिड से। मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थे, किसके कंपेयर में बेटा, लिक्विड के कंपेयर में। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा थे, इसीलिए फोर्स अच्छा था, और ज्यादा होने के कारण वो लोग चिपके हुए थे। और चिपके हुए थे तो पार्टिकल एकदम पास पास, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, साइज फिक्स, शेप फिक्स्ड। लेकिन इसका क्या हुआ, थोड़ा ढील हो गई तो दूर चलेगा तो क्या हुआ, शेप फिक्स नहीं हो पाया। देखिए ना, शेप फिक्स्ड नहीं है।
क्या फिक्स्ड है अपना? वॉल्यूम फिक्स्ड है। क्या फिक्स है? वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखना है सॉलिड के केस में दोनों फिक्स्ड होते हैं, चाहे वॉल्यूम हो चाहे शेप हो, लेकिन इसके केस में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है। सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड से कम होते हैं। क्लियर है यहां तक बात? आई डोंट थिंक सो कि इसमें भी कोई आपको दिक्कत होगी। एग्जांपल देखिए, वाटर, मिल्क, ऑयल, मर्क्यूरी, अल्कोहल एसेट्रा। खुश नहीं होना अल्कोहल सुन के, ठीक है, लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए ओके, आगे आते हैं थोड़ा सा फटाफट जल्दी। नेक्स्ट सर, गैस। लास्ट हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन का गैस। अब इसकी और बात कर लेते हैं। वैसे तो हमें दिखती नहीं है गैस, है ना, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं मैटर ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उसका मैटर बहुत जरूरी है हमारे लिए, उसका होना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। चलिए, तो गैस हमारे पास होती है अब, लेकिन इसमें थोड़ी सी और बात करने वाले हैं अपन, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। जरा आ जाओ। घर पे आपने एलपीजी देखी है कि नहीं देखी है ना? आपके घर पे आती है ना, वो सिलेंडर आता होगा, देखा होगा आप सब लोग ने। उस सिलेंडर में अगर आप देखोगे गैस वैस फुल हाई प्रेशर पे उसको सील करके देते हैं एकदम, ठीक है। उसमें समथिंग अराउंड, जहां तक मेरे को रफली थोड़ा याद है कि 14 kg के आसपास होती है। क्या होती है? 14 kg के आसपास होती है। अब अगर मैं उसको, ये रूम अगर देखें तो बहुत बड़ा रूम है ना, एक हॉल टाइप का रूम है ये बहुत बड़ा। अगर मैं उसको यहाँ पर निकालना चालू करूँ, ठीक है, उस गैस को इस रूम में स्प्रेड करने की कोशिश करूं, उसके अंदर वो कितनी थी? 14 kg। अगर मैं उसको लीटर में ही बोलूं तो अप्रॉक्स 15 लीटर मान लो। कितना मान लो? मतलब उसके अंदर कितनी थी? 15 लीटर, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको इस रूम के अंदर निकालना चालू किया, निकालता गया निकालता गया निकालता गया, पूरा सिलेंडर खाली कर दिया, तो अब क्या रूम के अंदर भी सिलेंडर के बराबर गैस होगी? या सिलेंडर के अंदर जितनी थी जब 15 लीटर उतनी होगी? नहीं, वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी। पूरे रूम में क्या हो जाएगी? स्प्रेड। मतलब जो रूम का वॉल्यूम था अब वो उस गैस का वॉल्यूम होगा। पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसमें हमने क्या बोला? 14 लीटर वाली बात है, उसमें उसका जो शेप था वो सिलेंडर का शेप था। और अब जब मैंने उसको रूम में छोड़ दिया तो उसका शेप कैसा हो गया? रूम के जैसा शेप हो गया। मतलब शेप बदल दिया उसने। पहले किसका था? सिलेंडर का। अब किसका शेप है? रूम का शेप है। मैंने कहा ठीक है चलो, मतलब शेप फिक्स नहीं है, एक बात मान लेते हैं। लिक्विड में भी नहीं था, मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा चलिए, सिलेंडर के अंदर कितनी थी सर? 15 लीटर। अब वो किसके अंदर आ गई है? रूम के अंदर। मतलब रूम का जितना वॉल्यूम है अब वो गैस का वॉल्यूम भी उतना ही है। मान लो रूम का वॉल्यूम एक फिक्स नहीं कर रहा हूं, बस एक जनरल सा ले लिया मैंने, 200 लीटर। कितना मान लिया? 200 लीटर। मतलब रूम में 200 लीटर हो गई वो, और सिलेंडर के अंदर कितनी थी? 15 लीटर। मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। मतलब गैस एक ऐसी चीज है, आप याद रखिए, अगर आप उसको छोटे से कंटेनर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा और शेप भी वो कंटेनर का ले लेगी। फिर जब आप उसको छोड़ देंगे तो जिधर छोड़ा है उसका शेप ले लेगी और वॉल्यूम भी उसका ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब ना तो उसके वॉल्यूम की दिक्कत है ना तो उसके शेप की, मतलब दोनों ही चेंज होना है, फिक्स कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि भैया जैसे सॉलिड में दोनों फिक्स हुआ करते थे, इसमें दोनों ही फिक्स नहीं है। देखिए ना, a substance is said to be gas if it neither possessed definite volume, मतलब वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, और डेफिनेट शेप वो भी फिक्स नहीं है। जिसमें डालोगे कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगी। मतलब जब गैस सिलेंडर में थी तो सिलेंडर का शेप था, लीटर कितना था? 15 लीटर। रूम में डाला, कितना लीटर हो गया? 200 लीटर। और शेप किसका हो गया? रूम का शेप हो गया। मतलब दोनों चीज में दिक्कत है भैया, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनेट शेप भी नहीं है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? गैस। क्या कहेंगे सर? गैस। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसेट्रास। बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। ठीक है, तो ये था अपना क्या? फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या था सर? ये फिजिकल क्लासिफिकेशन जो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज है, गैस के अंदर क्या हुआ सर? जब वो सिलेंडर में थी तो पार्टिकल थोड़े पास पास होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसको रूम में दिया सारे पार्टिकल दूर दूर। पार्टिकल चाहते ही नहीं पास में आऊं मैं। पार्टिकल क्या चाहते हैं? पास में आने ही नहीं चाहते। मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है। जब मैंने सॉलिड की बात करी तो स्ट्रॉन्ग, फिर जब लिक्विड की बात करी तो थोड़े वीक, और जब मैंने गैस की बात करी तो पूरे वीक हो गए। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा सॉलिड में थे, इसलिए शेप फिक्स था।
लिक्विड में वीक हो गया इसलिए शेप फिक्स नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम फिक्स था। लेकिन जैसे गैस में आए कुछ भी फिक्स नहीं है, पूरा फैल गया। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होंगे? सॉलिड के अंदर। फिर किसके अंदर होंगे? लिक्विड के अंदर। और फिर किसके अंदर होंगे? गैस के अंदर। मतलब सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं बेटा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैसेस में। इसी के वजह से उनका शेप और वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, जो कि अपन ने अभी तक देखा था। इतने में तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बाकी फिर अपन देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो अपन को देखना है। चलिए राइट, फिजिकल क्लासिफिकेशन खत्म। अब अपन क्या चालू करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या चालू करते हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा सर, अभी आपने फिजिकल में तो बताया था जो हम देख के पता कर लेते हैं, जैसे कि ये सॉलिड है और आपका पानी में बॉटल में पानी रखा हुआ है, वो आपका लिक्विड हो गया, और ये आसपास अपने पास क्या है? गैस है। तो सर केमिकली कैसे? तो केमिकली जब भी बात आती है तो अब अपन सब्सटेंस के अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। कहां जाने की कोशिश करेंगे? अंदर। अभी अपन बाहर से ही देख के अच्छा लग रहा है तो ऐसे देख के अपन पता कर रहे थे, लेकिन अब अपन को कहां जाना है? अंदर। जब भी मैं सब्सटेंस के अंदर जाने की बात करूंगा, जब भी मैं उसके अंदर जाने की बात करता हूं, तो मैं कंपोजिशन वगैरह चेक करता हूं। क्या चेक करता हूं? कंपोजिशन। उसी बेसिस पे मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन किया हुआ है। और केमिकल क्लासिफिकेशन में दो चीजें देखने को मिली मुझे। एक क्या देखने को मिली? प्योर सब्सटेंस। और एक क्या देखने को मिले मुझे? मिक्सचर्स। क्या देखने को मिले? मिक्सचर्स। अब सर ये क्या आ गया? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। तो मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्योर और मिक्सचर्स में। कोई दिक्कत? सबसे पहले जो अपन देखेंगे वो देखेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, किस चीज के ये लोग प्योर बोल रहे हैं और किसको ये लोग मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अपन आगे फटाफट आते हैं। सबसे पहले चालू करते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब सर देख लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक मेरे पास पूरा सब्सटेंस है। अगर वो सब्सटेंस एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है, किससे बना हुआ है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? प्योर। क्या बोलूंगा मैं? प्योर। मतलब कहने का तात्पर्य कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये पूरा सब्सटेंस था, है, यहां पर इस तरीके के पार्टिकल्स हैं, गोल गोल दिख रहे हैं, सारे एक ही जैसे पार्टिकल्स हैं, देखा? अब मैं एक और दे देता हूं, जैसे कि ये, लेकिन नीचे वाले में ध्यान से देखिए, एक तरीके के पार्टिकल नहीं है। ये कैसे थे मेरे? गोले गोले, और ये कैसा दिख गया? ट्रायंगल। तो इसमें पार्टिकल क्या हो गए? चेंज हो गए। तो ये मेरा प्योर सब्सटेंस नहीं है। मेरा प्योर सब्सटेंस क्या होने वाला है? जिसमें एक ही तरीके के पार्टिकल हो। अगर सब गोले हैं तो गोले ले लो, सब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ले लो, सब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ले लो। मैं अभी सिर्फ ये डिजाइन के तरीके से बात कर रहा हूं, बाकी मैं बात करना चाह रहा हूं कि अगर कोई सब्सटेंस के अंदर एक ही जैसा एटम है, एक ही जैसा मॉलिक्यूल है, तब जाके मैं उसको क्या नाम दूंगा बेटा? प्योर सब्सटेंस। क्या नाम दूंगा? प्योर सब्सटेंस। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये जो मैंने आपको दो चीजें बताई, इसमें कोई दिक्कत? दूसरा एक चीज और याद रखना, जो कि बस इतना पढ़ के बच्चे चले जाते हैं, एक और बात इंपॉर्टेंट है, प्योर सब्सटेंस को कभी भी फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको केमिकल मेथड लगाना ही पड़ेगा। कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए, यहां पे लिखा भी होगा, अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक ही तरीके का सब्सटेंस होना चाहिए, जैसे कि ये आपका प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। किसके थ्रू सर? फिजिकल मेथड के थ्रू आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया सा। आप H2O को जानते हो कि नहीं जानते हो? पानी पीते ही होंगे रोज। अगर मैं आपको बोल दूं कोई भी फिजिकल मेथड लगाओ आप, और उस पानी में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग अलग करके दिखा दो, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है। ठीक है, पानी है, अब उसको छान के आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग थोड़ी कर दोगे, उसमें आपको लगाना ही पड़ेगा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड भी क्या होता है, जब मैं आगे आऊंगा तब अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब जिसमें आप अंदर ना जा पाओ, ये सारी चीजें, फिल्ट्रेशन वगैरह, ये सब फिजिकल मेथड्स में आ जाती हैं। जैसे H2O है तो H2O को छान के हाइड्रोजन अलग निकाल लिया, ऑक्सीजन अलग निकाल लिया, क्या कर सकते हो? नहीं कर पाएंगे सर। तो सिंपल सी बात है, H2 अगर
है तो है, ये क्या कहलाएगा? प्योर सब्सटेंस। क्या कहलाएगा? प्योर। अच्छा, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि प्योर वाटर इज प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर वाटर इज मिक्सचर्स, ऐसा नहीं मानना, ठीक है? वाटर की बात कर रहा हूं अभी मैं, मिनरल वाटर ले लो, आरओ वाटर ले लो, डिस्टिल्ड वाटर ले लो, सब प्योर सब्सटेंस में आता है। किस में आता है? सब प्योर में। नहीं तो सोचो कि भाई जो प्योर वाटर है, मिनरल वाटर है, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, और जब मैं बात कर रहा हूं कि टैप वाटर की, तो वो इम्प्योर हो गया क्योंकि उसमें कुछ मिलावट है। ऐसा नहीं होता सर, ठीक है? वैसे तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। अभी अपन सारे वाटर्स को क्या मान के चलते हैं? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है? H2O का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? H2O का। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब जो ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। अब आपको दिख भी रहे होंगे, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड्स। कौन कौन सा होता है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दोनों के बारे में आपने 8, 9, 10th में सुना हुआ है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। अब अपन वही बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, एलिमेंट कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एसेट्रा थोड़ी कोई है, वो तो सिर्फ लिख दिया कि और भी सारे हो सकते हैं। कंपाउंड्स में बात करें, HCl, क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? वाटर। इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आपका और भी सारे हो सकते हैं। तो मतलब प्योर सब्सटेंस, मैंने क्या बताया आपको? एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बने हुए, जिसको सेपरेट किससे नहीं किया जा सकता? फिजिकल मेथड से। इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? दो। कौन कौन से बेटा? एलिमेंट और कंपाउंड। क्लियर है? ठीक है। अब देखना है कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इस पे अपन को बात करनी है। चलिए तो फटाफट चालू करते हैं अपन आगे। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग ने ले ली होगी स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंस क्लासिफाई दो पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो अपन देखने वाले हैं। चलिए आ जाइए, क्या है एलिमेंट्स? अगर आप जानते हो तो आपके पास एक ग्रंथ होता है, घर में नहीं, केमिस्ट्री के अंदर, जिसको अपन कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। उसमें आपके कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। होते हैं क्या नहीं होते? बहुत सारा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर याद ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं हो रहा है। जब मैं 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसकी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक देने वाला हूं कि आपको 1 नंबर याद होने वाला है वो, ठीक है? चलिए, तो अपन अभी बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो मैंने कहा वहां कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि किसी को अपन एलिमेंट कह रहे हैं, किसी को अपन कंपाउंड कह रहे हैं? क्या दोनों में डिफरेंसेस है? वो डिफरेंसेस मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट की। अब अगर आप देखें तो मैंने एक पीरियोडिक टेबल में से छोटी सी चीज निकाली है। पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं है, पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा है। ये आप छोटू सा एक टुकड़ा निकाल के अपन बाहर ले आए। चलो देख लो कौन कौन है बेटा। हाइड्रोजन दिख रहा है, हीलियम दिख रहा है, लिथियम दिख रहा है, बेरिलियम दिख रहा है, बोरॉन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मतलब ये मैंने पूरा एकदम 1 से लेकर कहां तक लिख के रखा है? 20 तक। होते तो बहुत सारे हैं, है ना? अभी आपके फेवरेट वाले गायब हो गए, गोल्ड, प्लेटिनम, है ना? ठीक है, तो उनको छोड़ देते हैं, बाद में बात करेंगे उन पे। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा? एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। अब एलिमेंट होता क्या है वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक आयरन का टुकड़ा ले लिया, है ना? आयरन तो आप लोग को घर में मिलता ही रहता है, बहुत सारी जगह यूज होता है आयरन, ठीक है? सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अपन ने ये आयरन का एक पूरा ले लिया मैंने, ठीक है? अब ये आयरन का अगर सब्सटेंस है तो ये किससे बना होगा? आयरन के एटम से, है ना? एटम से ही बना होगा, ठीक है? तो मतलब अगर मैं इस एरिया में चेक करूं तो इधर पे भी किसका एटम होगा बेटा? आयरन का। अगर मैंने इस एरिया में चेक किया तो इधर भी किसका एटम होगा बेटा? आयरन का। इधर चेक किया तो भी आयरन का, इधर चेक किया तो भी आयरन का, इधर चेक किया तो भी आयरन का, इधर चेक किया तो भी आयरन का। क्या ऐसा होगा कि कहीं पे भी कॉपर का एटम आ जाए? हो सकता है क्या कि कहीं पे भी सब में आयरन मिल गया, कहीं एक जगह पे आपको किसका मिल जाए? कॉपर का एटम मिल जाए? मिल सकता है क्या? नहीं। तो भैया एलिमेंट की डेफिनेशन ही है कि एलिमेंट जब भी होगा उसमें सिर्फ उसी के एटम प्रेजेंट होंगे। किसमें होंगे बेटा? उसी के एटम। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो 1 काइंड ऑफ एटम से बना हो। किससे बना हो बेटा? 1 काइंड ऑफ एटम से। उसी को अपन नाम देते हैं एलिमेंट। क्या नाम देते हैं? एलिमेंट। अगर कहीं आपको हाइड्रोजन मिल गया तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके एटम होंगे? हाइड्रोजन के। कहीं आपको हीलियम मिल गया
तो भी सेम। कहीं आपको एल्यूमिनियम मिल गया तो उसके अंदर भी सिर्फ किसके एटम होंगे, एल्यूमिनियम के। कहीं पर आपको कैल्शियम मिल गया तो उसके अंदर भी सिर्फ किसके एटम होंगे, कैल्शियम के। मतलब कभी भी आपसे कोई बोले एलिमेंट क्या होता है, तो सीधे उनको एक बात समझाना कि एलिमेंट वो होगा जिसमें वन काइंड ऑफ एटम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वन काइंड ऑफ एटम। मतलब एलिमेंट के अंदर सिर्फ क्या पाए जाते हैं, एटम्स। क्या पाए जाते हैं बेटा, एटम्स। इतनी बात क्लियर है, पक्का। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, चाहे आप हाइड्रोजन ले लो तो हाइड्रोजन का एटम, कैल्शियम ले लो तो कैल्शियम का एटम, फास्फोरस ले लो तो फास्फोरस का एटम, गोल्ड ले लो तो गोल्ड का एटम। मतलब जितने भी एलिमेंट की आप बात करोगे सबके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के क्या पाए जाएंगे, एटम्स पाए जाएंगे। मतलब देख सकते हैं आप लोग, यहां लिखा भी है द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। क्लियर है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। पीरियोडिक टेबल में तीनों पार्ट अवेलेबल है, ठीक है। किस में क्लासिफाई किया हुआ है, 3 पार्ट में। अगर आप लोग आएंगे थोड़ा सा दिख जाएगा। देखिए, इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला आइए, क्या लिखा है सर, मेटल। 10th में एक चैप्टर ही था मेटल एंड नॉन मेटल्स, था क्या नहीं था। बस वही चीज अपन को यहां देखनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी इस पर मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये चीज अपन बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेटल्स पे पहले क्लासिफाई करेंगे, दूसरा क्या है नॉन मेटल, और तीसरा क्या है आपका मेटलॉइड। तो फिर ये मेटल देख लेंगे अपन, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, एक्टिनम हो गया, और आपके बहुत सारे मिलने वाले एसेक्ट्रास, ठीक है। फिर आता है नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फास्फोरस और अपना सल्फर। फिर मेटलॉइड्स की बात भी करेंगे अपन, ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में काफी कुछ देखने वाले हैं। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो जो आपके ये था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस पे अपन ने सबसे पहला क्या देखा है, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के बारे में मेरे को नहीं लगता अब तक कोई दिक्कत होने वाली होगी, ठीक है। चलिए, तो फिर आगे अपन देखते हैं। जो नेक्स्ट है अपना सेकंड नंबर पे प्योर सब्सटेंस का था, वो क्या था, कंपाउंड। तो अब बात करने वाले हैं अपन किसकी, कंपाउंड की। किसकी बात करने वाले हैं, कंपाउंड्स। चलिए सर, केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो चलिए बात करने वाले हैं कि क्या होता है कंपाउंड्स। वैसे आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन आज अपन 1 नंबर देखने वाले हैं कि कंपाउंड्स में क्या होने वाला है। चलिए सर, तो कंपाउंड के बारे में अगर आपने सुना हो तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल H2O इज अ कंपाउंड, CO2 इज अ कंपाउंड, अगर बात करूं अमोनिया इज अ कंपाउंड। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, तो सर आपने जैसे वहां बताया कि एलिमेंट में एक काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं तो उसको अपन एलिमेंट नाम दे देते हैं। कंपाउंड में क्या होता है थोड़ा सा ये समझा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, वो भी समझा देते हैं अभी आपको। तो फटाफट आ जाइए जरा इधर पे। देखिए, ये मान लीजिए इसके अंदर मैंने ले लिया H2O। क्या ले लिया बेटा, H2O। तो ये जो H2O का फॉर्मूला होता है, ऐसे कई सारे H2O इसके अंदर होंगे। ये रहा H2O, ये सब H2O है, ठीक है। अब मैंने उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि इन सब के अंदर ये किसके हैं, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं किसके हैं, H2O के। और ये पूरा H2O इसके अंदर भरा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा एक को पकड़ के बाहर लाइए। तो मैंने कहा ठीक है, ले आते ना सर, बाहर लाने में दिक्कत क्या है। ये लेके पकड़ के आ गया मैं बाहर, है ना। अब जब मैंने इसको देखा तो इसमें क्या मिला मेरे को, इसमें क्या मिला, H2O। मैंने कहा यार सर, इसको तो अब मैं एटम बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वहां तो आयरन के एटम थे, कॉपर के एटम थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के एटम भी दिख रहे हैं और ऑक्सीजन के एटम भी दिख रहे हैं। यही हो रहा है ना। जब मेरे पास पूरा वाटर भरा हुआ था, उसमें से मैं एक पार्टिकल वाटर का बाहर निकाल के लाया, ये लाया। तो मैंने कहा वो दिखेगा कैसे, तो उन्होंने कहा ऐसा दिखेगा, H2O। मैंने कहा ठीक है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आ गई कि इसमें मुझे हाइड्रोजन का एटम भी दिख रहा है और किसका एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन का। मतलब ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स हो गए, है ना। क्या हो गए, ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब अगर एक सिंगल एटम होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन जब सिंगल से ज्यादा एटम होते हैं, करीबन 2 या 2 से ज्यादा, तो जब ग्रुप ऑफ एटम हो या एटम्स का कॉम्बिनेशन हो 2 या 2 से ज्यादा का, तो उसको नाम दिया जाता है सर क्या, मॉलिक्यूल। क्या नाम दिया जाता है, मॉलिक्यूल। मतलब यह बात कंफर्म है कि जो कंपाउंड होता है वो किससे मिलके बनता है सर,
मॉलिक्यूल से। और अभी मैंने आपको वहां बताया था एलिमेंट किससे बनता है? एटम से। किससे बनता है? एटम से। और कंपाउंड किससे बनता है सर? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल को एक और बार कहीं से अगर डेफिनेशन कहीं मिले आपको तो ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत की बात? मतलब ये बात इतनी कंफर्म होती है, एलिमेंट किससे बना था सर? एटम से। और आपका कंपाउंड किससे बना है सर? मॉलिक्यूल से। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं। फिर इसमें एक और बात है कि सर ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कोई भी रेशियो ले लें आप। जैसे मान लीजिए आपको अभी H2O दिख रहा है, फिर आप बोलो नहीं सर मेरे को मजा नहीं आ रहा, हाइड्रोजन 3 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 2 ले लेते हैं, तो वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा H3O2। ये ले ले क्या? मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं का भी पानी उठा लीजिए, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, कोई सी भी इंडियन ओशन चले जाइए, पैसिफिक चले जाइए, कहीं से भी पानी ले आइए दुनिया का, पानी का एक ही फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर? H2O। कोई सा भी पानी, टैप वाटर, मिनरल वाटर, आरओ वाटर, जो भी आप लेके आना चाहो ले आइए। मतलब यह बात कंफर्म है कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिक्स्ड। क्या होता है सर? फिक्स्ड। उसका प्रपोर्शन, उसका रेशियो हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स। अगर 2:1 है तो मरते दम तक 2:1 रहेगा। पॉइंट समझ पा रहे हैं? और अगर 3:1 है तो आखिरी तक 3:1 रहेगा। कुछ भी कर लीजिए आप, रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। तो यही बात होती है कि कंपाउंड बनता है किससे सर? मॉलिक्यूल से। किससे बनता है? मॉलिक्यूल। और उसका रेशियो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। एक बार डेफिनेशन पे थोड़ी नजर डाल लेते हैं, आ जाइए। इट इज डिफाइंड एज द प्योर सब्सटेंस, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। यही बात करी अपन ने, एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है, विच आर कंबाइंड टुगेदर इन अ, देखिए सर क्या बोलने जा रहा हूं, फिक्स प्रपोर्शन बाय वेट। उनका प्रपोर्शन हमेशा फिक्स होगा, हमेशा। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं H2O का, अभी 2 मिनट में बताऊंगा वो चीज, पहले अपन डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। एंड विच कैनॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द सुइटेबल केमिकल मेथड्स। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकली तो अपन इसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकली इसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। मतलब H2O पे अभी मेरी बात चल रही थी जब, तो मैंने कहा था फिजिकली छान के नहीं हटा सकता, लेकिन एक प्रोसेस होती है सर जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम करंट की मदद से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और वाटर को तोड़वाते हैं, और जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें मिल जाती है। मतलब जब मैं इसको तोड़ूंगा केमिकली तो ये सेपरेट हो सकता है, बाकी फिजिकली ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये थी इसकी डेफिनेशन। फिर आप यहां भी देख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एक और बात, किस किस से बना ये? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अच्छा, ऑक्सीजन आप ब्रीथिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं ना, मतलब आपका एक जीवन का सबसे बड़ा सोर्स वही है। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपकी लाइफ सर्वाइवल नहीं हो सकती। ठीक है, क्या वाटर से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी सर। मतलब ऑक्सीजन का जो काम है वो सिर्फ O2 कर सकता है। पॉइंट समझ रहे हैं? और जो वाटर का काम है H2O, प्यास बुझाने का, वो सिर्फ कौन कर सकता है? वाटर। ऑल्दो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन है और जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, मैं ये बस कहना चाहता हूं इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। बना ये भी ऑक्सीजन से मिलके ही है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कोई प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी, इससे अपन सांस नहीं ले सकते। पॉइंट समझना चाह रहे हो? ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज है, जब वो एलिमेंट था तब वो अलग बात है, ये तो गैस की बात कर रहा हूं मैं, तब वो अलग चीज थी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं वाटर की, तो वाटर के अंदर ना तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होगी ना तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होगी, सिर्फ उसमें किसकी प्रॉपर्टी होगी? वाटर की। बात समझ पा रहे हैं कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जिनसे वो बना है उससे डिफरेंट होती है, सेम नहीं होगी। देख लीजिए वही लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर कंप्लीटली डिफरेंट। किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। किससे बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। और कई सारे आपके पास कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री में तो कंपाउंड की लाइन लगी पड़ी है। आप देख लीजिए HCl हो गया, H2 हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, लाइन से पूरे एकदम एक के बाद लगे रहते हैं। तो कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? यहां तक बात? तो भैया
सिंपल था, एलिमेंट भी और कंपाउंड भी। यहां से बस 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट लेके जानी है। एक तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन, एक आ गया एलिमेंट, एक आ गया अपना कंपाउंड। एलिमेंट किससे बना हुआ है बेटा, एटम से, एक ही काइंड ऑफ एटम से, ठीक है। दूसरी बात, कंपाउंड किससे बना हुआ है बेटा, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल को बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स भी। क्या बोल सकते हैं अपन, ग्रुप ऑफ एटम्स। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अच्छा, दूसरा पॉइंट एक और है कि इसका रेशियो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स। कैसा रहता है बेटा, फिक्स। दूसरी बात, जो आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो जिससे बना है, वो उन जिन एलिमेंट से बना है उससे कैसी होती है, डिफरेंट होती है। कैसी होती है, डिफरेंट। तो इसको अपन नाम देते हैं पूरा कंपाउंड्स। और काफी चीजें आगे भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपको ये पता चला है कि कंपाउंड्स होता क्या है, कंपाउंड्स कैसे बनता है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। लेकिन आप ये मान के चलिए सर, 12वीं हो जाए, जेई हो जाए, नीट हो जाए, बीएससी एमएससी लेवल जो भी हो जाए, ये दोनों चीजें हमेशा आपके आसपास आएगी जब भी आप केमिस्ट्री खोलेंगे। ना एलिमेंट कहीं जाने वाला है, ना कंपाउंड कहीं जाने वाला है, हमेशा टकराएंगे। बुक खोलोगे, बुक के ऊपर ही बने रहते हैं एलिमेंट्स या फिर आपके कंपाउंड। तो हर जगह अपन को यही चीजें देखने को मिलती है। तो चलिए फिर आगे की तरफ दौड़ लगाते हैं, आगे देखते हैं क्या होते हैं। तो ये तो अपना प्योर सब्सटेंस क्या होता है, समाप्त। ठीक है, आई होप क्लियर तो होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा आपको और बढ़िया मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्या आ गया सर, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस समाप्त। अब बात करनी है किसकी, मिक्सचर्स की। क्या होते हैं मिक्सचर्स, कुछ तो पता ही होगा सर, नाम से ही समझ में आ रहा है, दो चीजों को मिला दीजिए तो वो क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। ठीक है सर, ये भी आपकी बात सही है कि मिक्सचर्स को दो चीजों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। अब कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर अभी आपने वाटर बताया था, तो वाटर में यहां भी वाटर, 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 सब जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स थे क्या नहीं थे। अब इसमें मैंने एक चुटकी, सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह वही सोचते हो, नमक डाल दिया अपन ने। क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एक चुटकी इसमें नमक डाला, तो हो सकता है कि कहीं किसी एटम या सॉरी कहीं किसी मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को वो रिप्लेस करके वहां पर आ गया। जैसे मान लीजिए ये आ गया NaCl। कौन आ गया, NaCl। एक ही जगह थोड़ी आएगा, एक आध जगह और ले आते हैं, लीजिए। तो ये दो जगह कौन आ गया है, NaCl आ गया है, और बाकी कौन है बेटा, वाटर है। तो क्या अब इस सब्सटेंस में एक ही काइंड के पार्टिकल रह गए हैं क्या, नहीं। जब तक पूरे वाटर थे इट इज अ कंपाउंड, लेकिन अब जैसे आप इसमें एक चुटकी क्या डाल चुके हैं, नमक, तो बात ये हो गई है कि अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, मिक्सचर्स में। किसमें कन्वर्ट हो गया है, मिक्सचर्स में। क्योंकि मिक्सचर्स में कम से कम दो कंपोनेंट आ जाते हैं। कितने कंपोनेंट आ जाते हैं, दो। वही अपन को बात करनी है। तो मिक्सचर्स मतलब जिसके अंदर कितने कंपोनेंट हो बेटा, दो कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो, दो। मैंने कहा ठीक है सर, थोड़ा बहुत मिक्सचर्स तो थोड़ा क्लियर हो गया है, लेकिन सर ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है। मैंने कहा ये भी समझ लेते हैं सर कि अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। मिक्सचर तक तो क्लियर है कि जब भी एक किसी सब्सटेंस में एक से ज्यादा कंपोनेंट को ऐड कर दिया जाए तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, मिक्सचर्स। लेकिन अब अपन ये बात करेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो सर देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, होमो का मतलब होता है सेम, लेकिन क्या सेम की बात कर रहे हैं वो नहीं पता। हेट्रो का मतलब होता है सर डिफरेंट, क्या डिफरेंट की बात कर रहे हैं वो भी नहीं पता है। तो मैंने कहा अभी समझ लेते हैं, जरा देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कुछ तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, मैंने कहा एक बीकर ले लो, है ना, इसमें आपका क्या होगा, पानी होगा और क्या होगा। फिर इसमें वही क्या डाला था, एक चुटकी नमक। जैसे ही डाला तो ये बढ़िया NaCl घुल गया होगा इसके अंदर, है ना। अब मैंने ये बोला, अभी अपन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, होमोजीनियस। सर होमोजीनियस का मतलब होता है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हर जगह। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली। चलिए सर, यूनिफॉर्मली का मतलब तो एक समान, लेकिन कौन डिस्ट्रीब्यूटेड हो और कहां डिस्ट्रीब्यूटेड हो ये भी तो बताओ। तो मैंने कहा ये पूरा पानी था, पानी का गिलास भरा हुआ है। जैसे ही मैंने इसमें एक चुटकी नमक डाला तो नमक के जो पार्टिकल्स होंगे
नमक के जो एटम्स होंगे, नमक के जो आयंस होंगे, अभी मैं इतने सारे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि इन सबको बाद में जाके एक एक क्लासिफाई करते हुए चलेंगे अपन। तो जैसे ही नमक के जो आयंस होंगे वो हर जगह यूनिफॉर्मली होंगे, मतलब यहां वहां 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 सब जगह, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ना हो, हर जगह आपको नमक के पार्टिकल्स मिलेंगे। ये देखिए हर जगह नमक के आयंस आपको देखने को मिलेंगे, यूनिफॉर्मली नमक के आयंस या सॉल्ट के आयंस पूरे पानी में प्रेजेंट हैं। इसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कहते हैं इसको? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह सामान्य मात्रा में डिवाइड हो जाना और हर जगह एक जैसा दिखना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम देते हैं सर? होमोजीनियस मिक्सचर। अब सर ठीक है, आपने तो ये बोल दिया, हमने मान भी लिया, है ना, थोड़ा सा और इस पे कुछ हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर मान लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास यहां पर पानी था 1 लीटर। कितना पानी था? 1 लीटर। और उसमें आपने कितना सॉल्ट डाला? मान लो 1 केजी मान लेते हैं सर, नहीं 1 केजी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये तो चलेगा। 500 ग्राम। कितना? 500 ग्राम। मतलब 1 लीटर पानी में आपने 500 ग्राम क्या डाल दिया? सॉल्ट। अब अपन को चेक करना है, तो अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन करूं तो दैट मींस आपने क्या करा, 1000 ml में कितना नमक डाल दिया आपने भाई? 500 ग्राम। कितना डाल दिया है? 500 ग्राम। तो अगर मैं 1 ml की बात करूं, कितने की बात करूं बेटा? 1 ml, तो कितना आपके पास नमक होना चाहिए उसमें? 0.5 ग्राम। कितना होना चाहिए सर? 0.5 ग्राम। मतलब 1 ml में कितना निकल के आना चाहिए? 0.5 ग्राम। ये तो मैथमेटिक्स हो गई, ये तो क्या हो गई? मैथमेटिक्स। मतलब अगर आपने 1 लीटर में 500 ग्राम नमक डाला था तो हर 1 ml में, अगर 1 ml आप यहां से निकालो, 1 ml 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 यहां से निकालो, हर जगह पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए आपका सॉल्ट? 0.5 ग्राम। कितना होना चाहिए सर? 0.5 ग्राम। क्या ये चीज है? मैथमेटिक्स बोलती है अगर आपका हर 1 ml में 0.5 ग्राम अगर आ गया तो डेफिनेटली ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन केमिस्ट्री में अपन मैथ्स तो लगाएंगे नहीं, तो मैंने कहा भाई केमिस्ट्री के लिए एक चीज होती है केमिस्ट्री लैब, जाइए, है ना, जो भी आपका लैब असिस्टेंट वगैरह होगा उसको बोलिए भाई चेक वेक कर, थोड़ा सा लगा कुछ मशीन हिला डोला, कुछ तो निकाल। तो उसने कहा ठीक है लाओ दो मेरे को 1-8 घंटे, अभी पता लगाता हूं। मैंने उसको 1 ml दिया। कहां से दिया 1 ml? ये ऊपर वाले कोने का। और मैंने उसको कुछ नहीं बताया क्या मिला है क्या नहीं, झूठ बोल दे तो। मैंने कहा सिर्फ ये 1 ml ले जा और मुझे बस ये बता दे इस 1 ml में सॉल्ट कितना प्रेजेंट है। वो आया 10 मिनट के बाद, खड़ा रहा मैंने कहा अपन जाने का नहीं। तो जैसे ही 1 ml में वो आया, उसने आके ये बोला कि सर इस 1 ml में 0.5 ग्राम है। कितना है सर? 0.5 ग्राम। मतलब यहां से ये बात कंफर्म होती है कि जितना भी आप यहां से ले लें, किसी भी कोने से 1 ml निकालेंगे उसमें कितना प्रेजेंट होगा? 0.5 ग्राम। कितना प्रेजेंट होगा सर? 0.5 ग्राम। और 0.5 ग्राम का मतलब यह हो गया कि उस पूरे 1 लीटर के अंदर ये जो 500 ग्राम आपने सॉल्ट डाला था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी को अपन क्या नाम देते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या नाम देते हैं सर? होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए जरा, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, अभी आपको क्लियर होगा। ये देखिए, दिख रहा है? अब ऐसा नहीं है कि यहां पर आपका ज्यादा पानी है जूस में, यहां पर आपके जूस में पानी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसको ऊपर तक फिल कर दूंगा, आपको सबका कलर एक जैसा दिखेगा। मतलब जूस और पानी, पानी तो हो गई ना जूस में, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट वाटर आपका जूस तैयार हो गया हो। तो हर जगह जूस और वाटर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा सर? यूनिफॉर्म होगा। देख लीजिए, द मिक्सचर्स which all the component are present uniformly are called homogeneous mixture। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट है कि अगर जब ये यूनिफॉर्मली होते हैं, साथ ही साथ दोनों का फेज भी सेम होना चाहिए। फेज मतलब होता है सर स्टेट। क्या होता है? स्टेट। जैसे यहां पर वाटर की और जूस की दोनों की स्टेट कैसी है? सेम है।
जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाटर, और उसमें आपने क्या डाला था, सॉल्ट। सॉल्ट के बाद कहीं आपको अंदर दाने जैसा दिख रहा था क्या, नमक नहीं दिख रहा था, वो पूरा मिल गया था, तो उसकी भी स्टेट दोनों की कैसे हो गई थी, सेम। तो स्टेट भी उनकी कैसी होनी चाहिए, सेम, जिसको अपन कहते हैं सिंगल फेस। क्या कहते हैं बेटा, सिंगल फेस। अब एग्जांपल देखिए, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर और वाटर प्लस एल्कोहल। फिर से आ गया आपका एल्कोहल। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, कि जब भी आप सॉल्ट को पानी में डालेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर को पानी में डालेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, एल्कोहल को पानी में डालेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और आने वाले समय में जब आप 12th पढ़ेंगे, सर इस होमोजीनियस मिक्सचर को ही बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, सॉल्यूशंस। आपके 12th का चैप्टर नंबर 2 क्या कहलाता है, सॉल्यूशंस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर होता है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशंस। क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशंस। तो मुझे नहीं लगता कि होमोजीनियस मिक्सचर्स में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ, समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस से ये अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कम से कम कितने कंपोनेंट आ गए थे सर, 2। प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, एक जैसे ही पार्टिकल होने चाहिए, एक जैसे ही अंदर सारी चीजें होनी चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी डिफरेंट आया तो अपना खेल खत्म, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्सचर्स में। और मिक्सचर्स भी 2 टाइप के, एक हो गया होमोजीनियस और एक हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सर, यूनिफॉर्मली। कैसा हो, यूनिफॉर्मली। अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है तो बस क्या कहलाएगा हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर। और सबके सब कैसे होने चाहिए, जो भी कंपोनेंट आपने डाले हैं सबके सब होने चाहिए एक सिंगल फेस में। क्लियर है यहां तक बात, मेरे को नहीं लगता होमोजीनियस में कोई प्रॉब्लम होगी। चलें हेट्रो के पास, चलो। तो सर हेट्रोजीनियस इसका ही जस्ट अपोजिट होने वाला है। क्या होने वाला है सर, इसका अपोजिट। पहले इसकी डेफिनेशन एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन फटाक से आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए जल्दी फटाक। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सर होमोजीनियस की एंड, नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनस। देखिए सर आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा कुछ। सर हेट्रोजेनस उसका जस्ट उल्टा होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको अभी होमोजीनियस में बताया। होमोजीनियस में अपन ने क्या बोला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यूनिफॉर्मली नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम और कहीं पे होगा ही नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल यहीं से दिख जाएगा आपको, ज्यादा इसको अपन स्ट्रेच भी नहीं कर सकते। मैं फिर पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा जो वहां कर रहा था, क्योंकि वहां तो अपनी स्टार्टिंग थी, तो वहां तो जरूरत पड़ने वाली थी, यहाँ नहीं। अब आप यहाँ खुद देखिए, जैसे ही आप इस वाटर में किसको डाल रहे हैं, सैंड को, थोड़ी देर में जब आप ये पूरी सैंड डाल देंगे, पूरी की पूरी सैंड कहाँ आ जाएगी, नीचे। ये आप लोग भी जानते हैं, सैंड क्या होती है, नीचे के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, और ये पानी ऊपर पूरा क्या रहेगा, खाली रहेगा। मतलब अगर मैं इधर देखूं तो सैंड कुछ भी नहीं होगी, मान लो छोटे बहुत पार्टिकल होंगे भी तो थोड़े बहुत, लेकिन अगर नीचे की बात करूं तो सैंड का कंसंट्रेशन नीचे कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा उस केस में नहीं था, जब मैंने एक चुटकी डाला था तो भैया वो हर जगह पे कितना था अपना, 1 ml पे कितना अपना था, 0.5 ग्राम। कितना था अपना, 1 ml पे 0.5 ग्राम। हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर है यहां तक बात, कि नीचे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन भरा हुआ है और ऊपर आपका कंसंट्रेशन एकदम कम है। तो जब वो यूनिफॉर्मली, यही तो यूनिफॉर्मली नहीं है, इधर कुछ और है इधर कुछ और है, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहने वाले हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। देख लीजिए, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्मली, आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड अगर नहीं है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। और बेस्ट एग्जांपल है सर ये आप सबने करके देखा है। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा होगा अच्छा सैंड डालूंगा तो ये होगा, नहीं भाई, आप लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी पहले, और आपने देखा भी था कि सारी की सारी जो रेत होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, ऊपर पानी में कुछ भी नहीं होता था। अब इसी में देख लीजिए, एक तो एग्जांपल यही है, वाटर प्लस सैंड। नेक्स्ट देखिए, वाटर प्लस ऑयल, ये भी आप कर चुके हैं। अगर कभी आप पानी भर ग्लास ले लीजिए, आधा ग्लास पानी ले लीजिए, उस पर ऑयल डालिए, ऑयल कहां रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर। तो ऊपर तो उसका कंसंट्रेशन है, लेकिन पानी के नीचे है क्या, नहीं है, तो इसको भी क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे अपन, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। पेट्रोल के बारे में भी आप यही जानते हैं, पेट्रोल में भी यही होता है। अगर आप कभी देखते हो आपकी गाड़ी कहीं खड़ी रहती है, उसमें से अगर पेट्रोल गिर रहा है और नीचे कहीं पानी था, तो पानी के ऊपर आपको पूरा पेट्रोल चमकता हुआ दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। इसका मतलब यही हो रहा है कि पानी के साथ वो पेट्रोल मिलना नहीं चाह रहा है। अच्छा, क्यों नहीं मिलना चाह रहा है, वो फिर से आगे का केस है, ठीक है। तो अभी अपन उस पर बात नहीं करेंगे, बस अभी यहां पर इतना याद रखना है कि हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब नॉन यूनिफॉर्म।
क्या मतलब है? हेट्रोजेनस मिक्सचर का मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल भी कहीं पे भी समान मात्रा में नहीं मिलेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली। और इसी को अपन कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या कहते हैं इसको अपन? हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसकी डेफिनेशन की फोटो भी आप थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि इसकी भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, यहां तक अपना टॉपिक होता है खत्म। तो वैसे तो आप लोग को मजा आया होगा, पूरा नेचर ऑफ मैटर अपन ने खत्म कर लिया है। इसमें अपन ने सारी चीजें देख ली है, फिजिकल भी देख लिया है, केमिकल भी देख लिया है। फिजिकल के अंदर क्या होता है, केमिकल के अंदर क्या होता है, सारी चीजें। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको आगे लेक्चर्स में मजा आने वाला है, तो बस हमारे साथ बने रहिए, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री। वैसे तो ये सारी चीजें यूट्यूब पे अपलोड हो ही जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी इसको आसानी से देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत आसानी तरीके से सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप हर लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं कोई भी दिक्कत के बिना। और हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि टॉपर्स, और यहाँ पर हमारे टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में दिख रहा होगा सीबीएसई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, स्पोकन इंग्लिश, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, ये सब अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो बस बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोग के पास आने वाला है, बस जुड़े रहिए, आप लोग को डेफिनेटली मजा आने वाला है। थैंक यू।